आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि जो कंसेप्चुअल स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कंसेप्चुअल स्टडी का क्या मतलब है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो सारी सूचना चली जाती है और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर मैच्योरिटी एक डेवलप होती है और उसी के बेस पर हम मेंस के एग्ज़ाम में लिखते हैं या किसी को भी बता सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक होता है तो उसके अलग अलग विभाग भी होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, यानी अलग अलग शीर्षक उसमें अटैच रहते हैं। क्योंकि मानी सी बात है कि जैसे जैव विविधता है तो एक मुख्य टॉपिक है, ये एक शीर्षक है मुख्य। अब इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो उन सारी बातों को समझना और फिर अपना एक मूल्यांकन करना, तब जाकर क्या होता है कि फिर हम उस चीज़ को समग्र रूप में समझ सकते हैं। तो कोई भी मानी सी बात है टॉपिक होगा तो वो हमारे अपने इन्वॉल्व होने पर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी मैंने जो भी चीज़ें रखी हैं तो मानी सी बात है कि उसको सार रूप में ही रखने की कोशिश की है, ताकि सारी बातें जो उसके सब टॉपिक हैं, जो उपशीर्षक हैं, उनको रखा गया है और फिर वो सारे उपशीर्षक हैं जो मुख्य शीर्षक है यानी जैव विविधता, उससे जुड़े हुए हैं। तो हमारा अपना असेसमेंट होगा। सीधी सी बात है कि जब हम इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर पढ़ने या पढ़ाने वाली बात है, बल्कि यहाँ पर तो मूलभूत बातों को मैंने रखा है ताकि जो किताबी स्टडी होती है उससे थोड़ा सा अलग रहे मामला, कंसेप्चुअल लेवल पर चीज़ें चली जाएं और फिर हम अपने स्तर पर उस चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं। और आगे फिर मेंस में इंसान को लिखना होता है, क्योंकि सवाल तो कोई बता के आते नहीं हैं, तो हमारी एबिलिटी जब होती है तब उसका फ़ायदा होता है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी मानी सी बात है कि प्रकृति का ही एक अंग है। सीधी सी बात, जैव विविधता का मतलब क्या है कि वो प्रकृति का एक अंग है। तो पहली ये बात पता चली कि प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है। अब इस जैव विविधता में मानी सी बात है कि प्राणी भी आएंगे और पौधे भी आएंगे और सारे भौतिक तत्वों को भी ले लें, जैसे जल है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें उसी से अटैच हैं। क्योंकि जो भी प्राणी होंगे, पौधे होंगे, तो सीधी सी बात है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो उस पर पौधे कैसे उगेंगे। तो इसलिए सारे भौतिक तत्व भी उसमें आ जाएंगे। तो प्राणी और पौधे, इसी को हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति का अंग है। अब इस प्राणी के अंदर तो इंसान भी आ जाएगा, सीधी सी बात है कि मनुष्य की गिनती भी होगी। अब मनुष्य की अगर बारे में बात करें तो दूसरे जानवरों से या पशुओं से अगर देखा जाए, तुलना की जाए, तो मनुष्य जो है वो बहुत आगे है, उसके पास बुद्धि है, विवेक है। तो इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि उसके पास सोचने, समझने, बोलने की सलाहियत है। तो सीधी सी चीज़ है कि जब प्रकृति में अगर प्राचीन काल से लेकर के चलें तो इंसान का जब एक इतिहास शुरू हुआ तो सीधी सी बात है कि प्राणियों का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। तो इसलिए वर्गीकरण करने का काम इंसान ने किया, यानी प्रकृति का वर्गीकरण किया, प्रकृति को जानने की कोशिश की, क्योंकि जो भी विकास होना है वो प्रकृति के तहत होके ही संपन्न होगा। इंसान ने आज जो प्रगति की है तो वो प्रकृति के साथ जुड़ करके ही की है। प्रकृति का दोहन किया है, भौतिक पदार्थों का दोहन किया है, इससे समृद्धि आई है। फिर वैज्ञानिक प्रगति भी हुई है और उसमें खेती चल रही है, तरह तरह की चीज़ों का विकास हो रहा है। समय के साथ नई नई प्रजातियों का भी विकास किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा फील्ड जो है वो ओपन हुआ है। तो इसलिए इंसान ने सबसे पहला काम क्या किया कि प्रकृति को जानने के लिए उसने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की। और जब वर्गीकरण किया, सीधी सी बात है, तो इंसान के पास ज्ञान आएगा। जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज की प्राप्ति होगी, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। तो इससे क्या होगा कि इस ज्ञान का उपयोग फिर इंसान किस में करेगा, अपने विकास की प्रक्रिया में करेगा। मानी सी बात है कि विकास की गति किस तरह से चलेगी ये फिर इंसान तय करेगा। तो इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी में आप देखेंगे तो ये प्राणी, पौधे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो प्राणियों के बारे में जब इंसान ने जानना शुरू किया तो देखा कि प्राणियों के अंदर विविधता पाई जाती है। उनके प्रजनन करने के तरीके के बारे में अध्ययन हुआ, किस तरह से प्राणी प्रजनन करते हैं, पौधों का कैसे विकास होता है। तो प्राणियों के अंदर जो विविधता है, तो मानी सी बात है कि हर प्राणी के अंदर अपनी विशेषता होगी, क्योंकि हर प्राणी के अंदर जब विशेषता होगी तो वो जेनेटिक स्तर पर ही होगी। तो प्रजनन के अंदर भी विविधता आएगी। अलग अलग प्रजाति, एक ही जाति के अंदर अलग अलग प्रकार के नस्लें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे में जीन की जो संरचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर प्रजातियों का लोप होने लगेगा
तो सीधी सी बात है कि अगर एक प्रजाति के अंदर बहुत सारी उप प्रजातियाँ भी होती हैं, अगर वो लुप्त होने लगेंगी तो आपस में उनके जो संबंध होते हैं प्रजनन से जुड़े हुए, उसके अंदर क्या होगा कि सीमाएं फिर आने लगेंगी, सीमित हो जाएगा। और फिर ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा जैव विविधता होती है, जितना ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, तो सीधी सी बात है कि जीवन जो है वो आसानी के साथ ग्रो करता है, चलता रहता है। लेकिन अगर नस्लों की संख्या कम होती चली जाएगी तो फिर जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो सीमित होती चली जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा कि प्रजनन पर असर पड़ेगा और फिर प्रजातियों का लोप होने लगेगा। तो इसलिए आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो जीन की संरचना है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि अगर प्राणियों की संख्या कम होने लगेगी तो उनका सीधा असर उसके प्रजनन पर पड़ेगा, और जैसे जैसे जेनेटिक लेवल पर संकुचन होगा तो वैसे वैसे क्या होगा कि फिर प्रजनन के ऊपर असर आएगा और फिर धीरे धीरे प्रजातियों का लोप होने लगेगा। आज की रिसर्च के हिसाब से ये बात आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीरता जो है दिखाई जा रही है। तो देखें फिर आगे हम चलते हैं इसी में। अब स्पीशीज़ के लेवल पर देखिए डाइवर्सिटी देखी जा रही है, सीधी सी बात है। तो अभी देखिए इसमें प्राणियों के स्तर पर भी है और पौधों के स्तर भी है, क्योंकि जो प्राणी और पौधे उनकी जो संख्या हम देखेंगे तो वही है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, उसी को कहा जाता है प्रजाति विविधता। जो है वो यही है कि इसमें प्राणियों की संख्या और पौधों की संख्या को वो जोड़ा जाता है। तो अब सीधी सीधी बात है कि इसमें हम देखेंगे तो एक प्राकृतिक आवास दिखाई पड़ता है और एक खेतीहर जो है पारितंत्र की स्थिति दिखाई पड़ती है। प्राकृतिक में जैसे कोई वन क्षेत्र है मान लिए, तो वहाँ पर एक नेचुरल वे में वहाँ पर जो सिस्टम प्रकृति के द्वारा तय किया गया है उसी के तहत विकास होता है। लेकिन खेतों के अंदर क्या होता है, जो खेतीहर पारितंत्र होता है उसमें इंसान अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से पौधों को बोता है, खेती की जाती है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी उतनी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जो हम वन क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। यहाँ ज़्यादा चीज़ें मजबूती के साथ स्थापित रहती हैं, जबकि इसमें बदलाव होता रहता है, इसमें आवश्यकताएं चलती हैं। तो इसलिए अगर हम बागान के क्षेत्र में जाएंगे, जो मनुष्य ने बगीचे लगाए हुए हैं, वहाँ उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। एक ही तरह के पौधे होते हैं जो आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में देते हुए उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो जबकि जो प्राकृतिक वन क्षेत्र होता है वहाँ के अंदर पेड़ों के अंदर भी विविधता होती है और वहाँ प्राणी भी विविध होते हैं। तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि जो उपज होगी उसके अंदर भी विविधता होगी, यहाँ जो उपज होगी उसके अंदर विविधता नहीं होगी। तो ऐसे में अगर हम वन क्षेत्र को समाप्त करते चले जाएंगे तो अगर किसी वजह से मान लीजिए कि बाढ़ आ गई या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो जो हमें खेतीहर जो होता है तो उस पर जब उपज पर असर पड़ जाएगा तो फिर बाज़ार में अनाज की आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम प्राकृतिक क्षेत्र को नष्ट करते चले जाएंगे तो इसका सीधा सा असर जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी पड़ता है, और जो परंपरागत समाज, जो वनवासी आदिवासी जो उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके ऊपर भी सीधी सी बात है कि उनकी भी आजीविका पर असर पड़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो स्पीशीज़ के लेवल पर जो डाइवर्सिटी है इसको मेंटेन रखा जाए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है। तो अब देखिए इसमें हम आते हैं, अब हम अगर खेतीहर समाज को देखें तो जैसे कि शहरों के अंदर जो आधुनिक स्तर पर खेती की जा रही है, सघन खेती की जा रही है, तो उसके अंदर उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती है, वो किसी एक दो फसल पर ही आधारित वो खेती होती है। जबकि हम परंपरागत अगर देखें तो जो परंपरागत कृषि होती है उसमें जो ग्रामीण स्तर पे होती है या वन क्षेत्र में जो होती है तो वहाँ पर विविधता रहती है, पशुओं के स्तर पर भी होती है, उपज के स्तर पर भी होती है, और जो वहाँ वनवासी होते हैं रहते हैं वो उसके साथ सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर भी जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उसकी वो सुरक्षा भी करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, तो वहाँ संरक्षण का काम भी चलता रहता है। तो इसलिए जो परंपरागत कृषि पद्धति है उसके अंदर विविधता रहती है, वहाँ उपज के स्तर पर विविधता है। अगर हम शहरों के अंदर जो खेती चल रही है जैसे आधुनिक खेती है, तो अगर वो प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हो जाए तो फिर आपूर्ति अनाज की प्रभावित हो जाती है और उसके अंदर विविधता भी नहीं होती है। लेकिन जो वन क्षेत्र से जो उपज आती है उसके अंदर डाइवर्सिटी होती है, उसके अंदर विविधता होती है। तो ऐसे में निरंतर आपूर्ति जो है बनी रहती है, क्योंकि हर प्रकार की जो फसल होती है या जो फल होते हैं उनके अंदर अलग अलग सीज़न मौसम के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, तो निरंतर आपूर्ति जो है वो बनी रहती है। तो इसलिए फसलों की जो विविधता होती है वो सघन खेतिया जो पारितंत्र है उसमें देखेंगे तो वो कम होती है, फसल विविधता कम होगी। जबकि जो परंपरागत चलती है उसके अंदर फसल विविधता अधिक होती है, लगातार आपूर्ति भी बनी होती है, अगर कोई रिस्क हुआ, कोई आपदा आ गई तब भी आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है। तो इसलिए ये भी फ़ायदे दिखाई पड़ते हैं, हमें बायोडाइवर्सिटी के लाभ मिलते हैं, इंसान को ही मानी इस बात है मिलेंगे।
तो अब देखिए पारितंत्रीय जो विविधता होती है, इकोसिस्टम पर जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हम देखेंगे तो सीधी सी बात, उसमें खेत हैं, वन है, घास स्थल हैं। अब जैसे खेत है तो ये भी एक पारितंत्र ही है, क्योंकि ये भी एक इकोसिस्टम ही है यहाँ पर। और वन क्षेत्र का भी अपना एक, सीधी सी बात है कि जब हम पारितंत्र की बात कर रहे हैं तो एक ख़ास इलाके की बात कर रहे हैं। अब जैसे खेत का इलाका तो खेती खेत दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पे एक अलग तरह का पारितंत्र दिखाई पड़ता है। वन क्षेत्र है, वहाँ पे एक अलग चीज़ दिखाई पड़ती है। घास स्थल है तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का जीवन चलता है। रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ के जीव जंतु अलग होते हैं, पौधे अलग होते हैं, वहाँ एक अलग विकास दिखाई पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र हैं, नदी का इलाका है, नदी के अंदर अपना एक सिस्टम होता है, जीव जंतु होते हैं। झील का इलाका है, समुद्र का इलाका है। तो ये पता चला जो पारितंत्र होता है वो अलग अलग स्वभाव, अलग अलग नेचर का होता है, और अगर हम सबको मिला दें तो उनके अंदर एक समग्र रूप में विविधता दिखाई पड़ती है। फिर देखिए आगे चलते हैं, अगर हम इवोल्यूशन को देखें, विकास को देखें, हम सबसे पहले अगर देखें कि कैसे पृथ्वी पर पारितंत्रों का विकास हुआ, कैसे जीव जंतु डेवलप हुए, तो सबसे पहले समुद्र के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। कार्बनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिकीय जो जीव आए, बाद में जब विकास की प्रक्रिया आगे चली तो बहुकोशिकीय पहलू भी दिखाई पड़ते हैं। फिर जो भी जीव जंतु विकसित हुए, मानी बात है, अलग अलग इलाकों में, क्योंकि भौगोलिक बाधाएँ भी थी, तो ऐसे में क्या हुआ कि उनको संघर्ष करना पड़ा, अनुकूलन की क्षमता उनके अंदर आई। तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर, जब कोई चीज़ डेवलप हो जाती है तो फिर बाह्य जो कारक होते हैं उनका अपना असर पड़ता है। तो इसी देखिए समुदाय जो है, मानी सी बात, अलग अलग हो जाएंगे भौगोलिक बाधाओं की वजह से। कोई प्रजाति कहीं विकसित हुई, कोई कहीं विकसित हुई, तो फिर समुदाय भी उनके अलग अलग हो जाएंगे। तो विभिन्न प्रजातियों का विकास जो है वो धीरे धीरे समय के साथ होता चला गया अलग अलग क्षेत्रों में। तो फिर देखिए अभी आवास में मानी बात है कि परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं भोजन की कमी हो गई, जैसे अफ्रीका के अंदर मान लिए कि हाथियों को अगर चारा नहीं मिल पा रहा है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो आवास का परिवर्तन भी दिखाई पड़ता है। तो इससे क्या होता है, अनुकूलन करने की क्षमता भी आ जाती है, और शरीर जो है उससे मजबूत भी होता है कि वो नई परिस्थितियों के तहत शरीर अपने को ढालने लगता है। तो फिर अंतःक्रियाएँ भी होने लगेगी। कोई प्रजाति किसी इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में चली गई तो अंतःक्रिया भी होती है। और जिस पारितंत्र में जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर आपस में अंतःक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए संबद्ध समूह जो है वो डेवलप हो जाते हैं। शिकार शिकारी का संबंध बन जाता है। सीधी सी बात है कि किसी एक इकोसिस्टम के अंदर कुछ शिकार करने वाले जानवर होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पेड़ पौधों पर अपना जीवन, तब शाकाहारी उनका होते हैं। जैसे हिरन हैं तो वो मांसाहारी तो होते नहीं, तो जो मांसाहारी जीव जंतु हैं वो शाकाहारी को अपना भोजन बना लेते हैं, तो एक संतुलन कहीं ना कहीं बना रहता है। तो इसलिए परजीवन भी होता है, यानी परजीवी भी बहुत सारे होते हैं, और सहनिवास भी दिखाई पड़ता है। तो एक प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो सहज रूप में चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा उसमें विकृति दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन मनुष्य के हस्तक्षेप करने के कारण, मनुष्य के लालच की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई। वन क्षेत्रों का विनाश किया गया, जिसका कि दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखिए भारत के अंदर अगर हम देख लें, बायोग्राफिक क्लासिफिकेशन अगर देखें हम भारत के अंदर, तो लद्दाख का क्षेत्र भारत में दिखाई पड़ता है। हिमालय पर्वतमालाएं दिखाई पड़ती हैं, तराई का क्षेत्र भी है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी भारत में दिखाई पड़ता है, थार रेगिस्तान है। भारत के अंदर मतलब ये विविध क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार का पारितंत्र विकसित हुआ है। तो दक्कन का देखिए पठार भी है, घास के मैदान भी भारत में, पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है, अंडमान निकोबार है, समुद्र तटीय जो पट्टियाँ होती हैं उसका इलाका है, वन और मैंग्रोव का भी क्षेत्र भारत में अंदर है। तो भारत जो है वो मानी सी बात है एक बड़ा देश है, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी, तो इसीलिए सारे क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। फिर देखिए आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता होती है उसकी क्या वैल्यू होती है। तो देखिए ऑक्सीजन का मानी सी बात है कि उत्पादन होगा, सीधी बात है वन क्षेत्र हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ऑक्सीजन निर्मित होगी, वो जीव जंतुओं को उपलब्ध होगी। कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कमी हो जाती है। आज क्योंकि पेड़ पौधे देखिए कम है तो शहरों के अंदर गर्मी दिखाई पड़ती है। अगर शहरों के अंदर पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाया जाए तो कम से कम कुछ तापमान कम हो सकता है। तो सीधी चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कमी होती है जब पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। जल चक्र में देखिए तो निरंतरता रहती है, सही बारिश होती है, तो किसी प्रकार का कोई भी मतलब विरूपता नहीं आने पाती, चीज़ें सही अंदाज से चलती हैं। मिट्टी की सुरक्षा रहती है, जब हरे पेड़ पौधे होंगे, घास होगी तो मिट्टी मजबूत रहती है, बारिश होती है तो उसमें कटाव कम होता है, तो मिट्टी का जो है क्षरण भी नहीं होता है, पोषक तत्वों का पुनर्चालन होता रहता है, प्रक्रिया जो है सही रहती है, पोषक तत्व जो है वो फिर जो है ज़मीन को उपलब्ध हो जाते हैं, जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है।
तो जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी रसायन होते हैं, वो फिर ज़मीन को उपलब्ध हो जाते हैं। मृदा का निर्माण भी देखिए होता है, जल की निरंतरता बनी रहती है, नदियों के अंदर सही बारिश होगी। लेकिन आज क्योंकि मौसम में बदलाव हो चुका है, एक तरह से कह सकते हैं कि गर्मी काफ़ी, तापमान बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इससे बहुत सारी खराबियां देखने को मिल रही हैं। जो भी विकास हो रहा है वो सब पूरा जो है प्राकृतिक आपदा में सब नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैव विविधता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अब क्योंकि चीज़ों को समझा गया है तो वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पूंजीवाद इतना हावी है कि सारी चीज़ें जो है वो सही अंदाज से पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब देखिए कंजप्टिव यूज़ ऑफ वैल्यू अगर देखें हम, प्रोडक्टिव तो यानी दिखाया ये जा रहा है कि कंजप्टिव यूज़ द वैल्यू उसकी देखें हम कि कैसे हम उसका उपभोग करते हैं। तो देखिए वनवासी जो होते हैं, सीधी सी बात है कि उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो भोजन के लिए करते हैं। उनको चारा भी, मतलब उनके जो जानवर होते हैं उनको चारा उपलब्ध हो जाता है, कंदमूल हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें वनवासियों को मिलती हैं। निर्माण सामग्री मिलती हैं, दवाएं मिलती हैं जो शहरों में भी आती हैं। तो जैसे मछुआरे हैं तो उनको मछलियां मिल जाती हैं। तो ये एक उपभोग के आधार पर चीज़ें दी गई, किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी होती है तो उसका कैसे क्षेत्रीय स्तर पर जो वनवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनका जीवन चलता है, उनकी आजीविका वहाँ पर चलती है। तो अब देखिए प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू इसकी देख लेते हैं हम। अब प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू क्या है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको कच्चा माल मिलता है, दवाओं के लिए रिसर्च चलती रहती है, जंगलों में लोग जाते हैं, वन क्षेत्र में, वहाँ पर जड़ी बूटियाँ तलाशी जाती हैं। तो इस तरह से इंसान को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये कब होगा? जब बायोडाइवर्सिटी होगी तभी चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी। उद्योगपतियों को मानी बात है कि कच्चा माल मिलेगा तभी तो वो प्रगति कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जैव विविधता बहुत ज़रूरी है। बेहतर फसल और पशुओं का विकास, जो वैज्ञानिक कृषि जो होती है वो कैसे होगी? वो शोध पर आधारित होगी, मानी सी बात है। तो बायोडाइवर्सिटी का हर क्षेत्र में जो है वो फ़ायदा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो आज रिसर्च चल रही है, तरह तरह की प्रजातियों का विकास किया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का फील्ड जो है वो एक ओपन हुआ है। तो उसमें कई फसलों को मिला करके अलग तरह की फसलें जो है पौधे बनाए जा रहे हैं, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का जो पूरा क्षेत्र बायो टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है तो उसका भी फ़ायदा इंसान को मिल रहा है। और ऐसे ऐसे चावल की किस्में ईजाद की जा रही हैं जिसके अंदर तरह तरह के विटामिन होते हैं। तो अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, दवाएं हैं, जैसे एट्रोपिन है, ये आंत का दर्द जो होता है, दस्त से जो शुरू होता है, वो एट्रोपिन दवा से कम हो जाता है। इसी से ब्रोमीलेन है दवा है, ये ऊतक जल नियंत्रण, यानी ऊतकों के अंदर पानी का बीमारी की वजह से क्षरण ना हो, वहाँ पर जल जो है उसका रिटेंशन बना रहे, तो इसके लिए ब्रोमीलेन दवा इस्तेमाल की जाती है। कैफीन है, स्नायु तंत्र को ये प्रदीप्त कर देती है। मार्फिन है, दर्द निवारक दवा है। पेंसिलिन है, ये जैव मारक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? सीधी सी बात है, जैव विविधता से ही सब प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए जैव विविधता का इंसान के लिए बहुत मूल्य है। अब देखिए सोशल वैल्यूज़ भी होती हैं इसकी। परंपरागत समाज होता है, मानी सी बात है, जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी चल रही है, आदिवासी वनवासी हैं, तो वो उनके साथ धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पे भी क्षेत्रीय जो जीव जंतु होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं वो। तो बाज़ारों में फसलें जो हैं वो विविध रूपों में आती रहती हैं, क्योंकि वन क्षेत्र में विविधता होती है। तो अलग अलग प्रकार के अनाज, तरह तरह के फल, ये सारी चीज़ें जो है, सब्जियां जो हैं वो स्थानीय जो भी बाज़ार होते हैं वहाँ पर आती रहती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए ये जो परंपरागत समाज है उसको संरक्षित करता है। लेकिन आज का जो समाज है जिसमें सघन कृषि अपनाई जा रही है तो उसके अपने रिस्क हैं। वहाँ का भी एक फ़ायदा होता है कि शहरों के अंदर एक निरंतर एक तरह के अनाजों की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जैव विविधता को भी बचा करके रखें। वो तभी होगा जब जागरूक समाज एक रहता है कि हाँ उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि अगर कोई आपदा आ गई तो फिर अनाज की आपूर्ति कैसे होगी? तो जैव विविधता रहती है तो विभिन्न प्रकार की क्योंकि फसलें होती हैं जैव विविधता के कारण, तो अगर कोई आपदा भी आ गई तो वे अनाजों की आपूर्ति जो है बनी रहती है। तो अब आधुनिक समाज अगर देखें तो नकदी फसलों पर ही पूरी तरीके से आधारित है। तो उसमें क्या होता है, खाद्यान्न का संकट भी आ जाता है। कोई आपदा आ गई, मान लिए सूखा आदि अगर कुछ हो गया तो फिर बहुत मुसीबत आ जाती है, आयात करना पड़ता है। मशीनों पर क्योंकि अब निर्भरता हो गई तो लागत ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है, कर्ज लेना पड़ेगा, मशीनों को ख़रीदना पड़ेगा। तो उसमें अगर फसल ख़राब हो गई तो किसानों की आत्महत्या भी दिखाई पड़ती है। तो ये सारे रिस्क दिखाई पड़ते हैं। अब इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ को भी देख लिया जाए। सीधी सी बात है कि
अगर हम देखें तो सभी जीवन रूपों को संरक्षण जो है इसमें माली बात है कि मिलता है, क्योंकि एक जब जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है तो सबको संरक्षण कहीं ना कहीं मिलता है, तो सह अस्तित्व की जो स्थिति बहुत मजबूती के साथ दिखाई पड़ती है। तो अब एक नैतिक भी माना जाता है, मनुष्य के ऊपर ज़्यादा दायित्व है अन्य पशुओं के, उसमें देखा जाए इंसान के पास बुद्धिमत्ता है, तो इंसान जो है वो उसको नैतिकता भी होती है, तो इसलिए जीव जंतुओं की हिफाजत करना, उनका संरक्षण करना, इंसान के पास ज़्यादा सामर्थ्य है तो वो ज़्यादा इंतज़ाम कर सकता है। अब विभिन्न प्रकार के देखिए जो इलाके वनीय क्षेत्रों को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इसलिए जैसे कि भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा सघन किए जाने की ज़रूरत है। अब एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र भी होता है, सुंदर इलाके होते हैं, कश्मीर का क्षेत्र, वहाँ लोग जाते हैं। अगर वहाँ जैव विविधता ना हो तो फिर उतनी ब्यूटी जो है वो नज़र नहीं आती है। तो बहुत से भारत के अंदर प्राकृतिक ऐसी सुंदरताएँ हैं, ऐसी सुंदरता का रूप है, लोग देखने के लिए जाते हैं। बहुत सारे वन क्षेत्र हैं जहाँ लोग जाते हैं, पर्यटन होता है, वहाँ पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जो वहाँ के निवासी होते हैं उनको रोज़गार भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे खूबसूरत इलाके हैं जहाँ लोग जाते हैं। तो जब लोग जाते हैं तो सीधा रोज़गार भी वहाँ पर उसका भी प्रसार होता है, लोगों की आजीविका जो है वो लोग उसको अर्जित कर पाते हैं, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत बनी रहती है। तो अगर सरकारों के द्वारा प्रयास किया जाए तो ये जो एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, जो इसके मूल्य होते हैं, इनको और मजबूत बना करके जो है एक तरह से वहाँ की जो निवासी हैं उनको जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम संपन्न भी बनाया जा सकता है। और आप देखिए अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लॉयन सफारी चल रही है, वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया हैं, तो यूरोप से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, तो वहाँ अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट होता है, रोज़गार वहाँ पर मिलता है, तो गरीबी कहीं ना कहीं दूर होती है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी का जो है वो बहुत मूल्य है। तो ये मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। तो होता ये है कि जब हम इस नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, उससे जुड़े हुए उपशीर्षक हैं उनको देखेंगे, तो फिर हमारे जहन के अंदर एक संवेदनशीलता आती है, और फिर सारी चीज़ें जब हमारे जहन में जाती हैं तो फिर हम कहीं जा कर के मेंस का एग्ज़ाम जो होता है, अलग अलग टॉपिक अपना हम लिस्ट में लेते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे। तो यही मेरी ये कोशिश थी कि ये एक जो टॉपिक है इसको आपके सामने रखा जाए, क्योंकि मानी सी बात है कि ये एक संवेदनशील विषय भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं, तो इसको तैयार करने की ज़रूरत है। तो यहीं पर अनुमति दें, फिर किसी टॉपिक पे आपके सामने विचार रखा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।